नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। दोस्तों ये हम लोग जानेंगे डीएनए के बारे में। और आप जानते हैं बोर्ड जैसे परीक्षाओं में डीएनए से हर साल डिफिनीशन परिभाषा और इनसे संबंधित दोस्तों प्रश्न भी बनते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे दोस्तों इस चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों जो डीएनए होता है, जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का दोस्तों पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी डीऑक्सीराइबो हो गया, न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ रही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये डीएनए है क्या और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों जो डीएनए होता है, डीएनए एक अणु यानी एक बहुलक है। डीएनए दोस्तों एक बहुलक होता है। और डीएनए आप जानते हैं बहुलक होता है, जैसे पॉलीमर होता है दोस्तों, जो एकलक इकाइयां होती हैं। पॉलीमर दोस्तों जो प्लास्टिक वगैरह होती है, ये बहुलक से बनते हैं। इनमें एकलक इकाइयां बहुत लंबी श्रृंखला में जुड़ते हुई चली जाती हैं। यानी डीएनए आपको ध्यान में रखना एक बहुलक होता है। दूसरा क्या कह रहा है? जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डीएनए अक्सर हम लोग जैसे कभी कभी देखते हैं, कोई जानवर होता है, कोई मनुष्य होता है, जब शरीर उसका मृत्यु हो जाता है तो हम लोग दोस्तों डीएनए से पता करते हैं ये व्यक्ति किस खानदान का है। ठीक, तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं डीएनए एक बहुलक होता है। इसके अंदर एक अनुवांशिक पीढ़ी का लक्षण पाया जाता है। अनुवांशिक पीढ़ी का मतलब दोस्तों ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। दोस्तों अब ये मतलब जरा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के बाबा हैं, उनके पिताजी दोस्तों जो होते हैं, उनकी जो पीढ़ी का डीएनए होगा वो हमारे अंदर डीएनए जरूर होगा। ठीक, इसे अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है अनुवांशिक अणु किसे कहते हैं, तो डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक अणु कहते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। अब दोस्तों देखते हैं डीएनए की खोज। दरअसल दोस्तों डीएनए की जो खोज हुई थी फ्रीडरिक मीसर ने की थी सन 1869 में। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी सन 1869 में। और आप देख पाए डीएनए एक बहुलक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, इसीलिए डीएनए को हम लोग अनुवांशिक अणु भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों देखिए पॉइंट क्या लिखता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखता है विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के अनुसार डीएनए की संरचना कुंडलित होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विल्किंस था फ्रैंकलिन के अनुसार डीएनए की संरचना क्या होती है? कुंडलित होती है। बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अब ये देखिए दोस्तों, जो डीएनए आप देखेंगे इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसे होती है। ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे इस प्रकार से। तो डीएनए की दोस्तों संरचना ऐसे देखने के लिए मिलती है। तो ये किसके अनुसार इसकी कुंडलित संरचना होती है? विल्किंस था फ्रैंकलिन के अनुसार। ठीक, फिर देखिए दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं और आप देखेंगे जो थंबनेल है वहां पर आपको डीएनए का आकार भी दिखेगा। वीडियो पर आप देखेंगे दोस्तों डीएनए का आकार कैसा होता है ये भी आपको दिखेगा। लेकिन वाटसन था फ्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना द्विकुंडलित मॉडल होती है। दोस्तों विल्किंस था फ्रैंकलिन ने कहा डीएनए की संरचना कुंडलित होती है, लेकिन वाटसन फ्रिक ने क्या कहा? डीएनए की संरचना दोस्तों जो होती है द्विकुंडलित होती है। बात समझ में आ रही है? द्विकुंडलित आप देखेंगे जैसे एक ऐसे सांप के जैसे किया, फिर दूसरे को ऐसे लपेट देता है इसमें। और आप देख पाए इसकी संरचना का आप देख पा वीडियो में, चलते हुए वीडियो में आपको दिखेगा भी। डीएनए की संरचना को कुंडल से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है। सही बात, एक लंबी श्रृंखला होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएनए की संरचना एक लंबी श्रृंखला होती है। फिर क्या कहता है? डीएनए के एक अणु में सहस्त्र और लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दोस्तों ये चीज आप देख पा रहे हैं, डीएनए के एक अणु में सहस्त्र और लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं दोस्तों डीएनए अणु की आकृति, तभी तो इसे हम लोग बहुलक कहते हैं।
बहुलक जहां भी दोस्तों लगता है उस अणु की आकृति बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए डीएनए के बारे में, और ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आपको हम चुटकियों में समझाएंगे दोस्तों आरएनए है क्या, और आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और केमिस्ट्री से दोस्तों संबंधित प्लेलिस्ट में लगभग आपको पूरा सिलेबस हम प्रोवाइड कर चुके हैं दोस्तों, धीरे धीरे जो बचा वो भी कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग जानते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए है क्या दोस्तों? आरएनए अगर देखा जाए तो आरएनए एक अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। इसके पूर्व दोस्तों जो हमने डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए के बारे में वहां पर आप देखेंगे डीएनए एक अणु जो होता है ये बहुलक होता है और एक वंश से दूसरे वंश इसकी जो आनुवंशिकता है वो पाई जाती है, यानी कि वंशानुगत स्थानांतरण होता रहता है डीएनए, इसलिए वंशानुगति अणु भी कहते हैं। बट दोस्तों जो आरएनए होता है, आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबो के स्थान पर राइबोज शर्करा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा होता है और राइबोज शर्करा होता है नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम फिर से आपको आरएनए के बारे में रिवीजन कर रहे हैं। आरएनए दोस्तों अधिक अणुभार वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनका अणुभार जो होता है उच्च होता है। इनके जो अणुभार होते हैं आरएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी ये भी बहुलक के ही जैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बने होते हैं। क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर क्योंकि इसमें दोस्तों डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा होता है, यानी ध्यान दीजिएगा डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर राइबोज शर्करा होता है। इसे दोस्तों आपको हाईलाइट करना है, ये राइबोज शर्करा होता है इसमें किसके स्थान पर? डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर, ये इसके स्थान पर ये होता है। ठीक, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है और राइबोज शर्करा होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर होता है। दोस्तों आप जानते हैं लगभग सभी एंजाइमों में नाइट्रोजन बेस थायमीन होता है, उनके स्थान पर यह राइबोज शर्करा पाए जाते हैं। अब चलिए इनसे संबंधित कुछ पॉइंटों के बारे में सीखते हैं। प्रत्येक कोशिका में आरएनए निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब ये देखते हैं जो प्रत्येक कोशिका में जो आरएनए होते हैं निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, यानी आरएनए में दोस्तों जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने डिफिनीशन को बहुत ब्रॉड नहीं किया है, छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। एक होता है दोस्तों आरएनए यानी संदेशवाहक के रूप में। अब आप समझ सकते हैं, अपने अंदाजा लगा सकते हैं संदेशवाहक का मतलब क्या होता है दोस्तों। दूसरा होता है राइबोसोम दोस्तों जो आरएनए में कोशिका के रूप में पाई जाए। तीसरा होता है दोस्तों स्थानांतरण, यानी दोस्तों आरएनए भी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी कुछ मात्रा में स्थानांतरण होता है, लेकिन डीएनए बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आरएनए का वर्क क्या होता है, आरएनए का कार्य क्या होता है दोस्तों। आरएनए राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है, बात समझ में आ रही है। आरएनए दोस्तों जो होता है राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है, और दूसरी बात ये कि यह प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेता है। आप समझ सकते हैं प्रोटीन जो दोस्तों मानव किसी वस्तु के जो शरीर में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन अपनी जो क्रिया करता है, अपने अंदर की जो क्षमता देता है, एनर्जी देता है, वो संश्लेषण से ही देगा। तो ये दोस्तों जो आरएनए होता है राइबोस संरचना में भाग लेता है, और यह प्रोटीन संश्लेषण यानी दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण करने में आरएनए का अच्छा खासा योगदान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए आरएनए के बारे में दोस्तों, आरएनए होता क्या है। और दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।